नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समाधान पाटिल और आज हम एक नए विषय पे बात करने वाले हैं। उसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट हमें 11 12 से स्टार्ट हो जाता है, जो बीएससी को भी कंटिन्यू होता है, फिर हम एमएससी को जाते हैं। देन आफ्टर जब भी हम कोई फार्मा इंडस्ट्री में, कोई रिसर्च में, कोई आर&डी में अगर काम करते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का ज्ञान होना या नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपके पास नॉलेज नहीं तो अब आर&डी में भी सर्वाइव नहीं कर सकते ना कोई। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में काम करना है, बड़ी अच्छी नेशनल लैब में काम करना है, तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में किताबों में तो पढ़ाई जाती है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों लर्न करनी चाहिए, क्या जरूरी है स्टीरियोकेमिस्ट्री सीखने के लिए, क्यों हम उसको स्टडी करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो इसका हिस्ट्री 1950 में एक थैलेडोमाइड नाम की एक टेबलेट आई थी, एक ड्रग्स बना था, लुइस पास्चर ने उसको डेवलप किया था। लेकिन ये जब थैलेडोमाइड टेबलेट या ड्रग का डेवलपिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उस टाइम स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक ही आइसोमर का स्टडी हुआ था, उसका नाम था आर आइसोमर। अब ये जो थैलेडोमाइड ड्रग्स बनाई गई थी, ये प्रेग्नेंस वुमन जो रहते हैं इनकी मॉर्निंग सिकनेस को रोकने के लिए दवाई बनाई गई थी। अब हुआ क्या है, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है पहले समझे। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, डिहाइड्रेशन होना, वोमिटिंग होना, फटीग नाम का, एक्सेसिव टू स्मेल हो गया, सेंसिटिविटी टू स्मेल हो गया। ये सारे जितने भी सिम्टम्स रहते हैं मॉर्निंग सिकनेस के होते हैं। तो इस रोकने के लिए इस थैलेडोमाइड ड्रग्स का डेवलपिंग किया गया था। लेकिन जब ड्रग्स मार्केट में आई, बहुत सारी मार्केट में आने के बाद जब लेना स्टार्ट हुआ प्रेग्नेंट वुमन की तरफ से, इसके इतने सारे साइड इफेक्ट क्रिएट हो गए, क्योंकि इसको सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया गया था कि जो भी मॉर्निंग सिकनेस बीमारी थी प्रेग्नेंट वुमन के लिए तो रोक जाए। लेकिन उस टाइम क्या आर आइसोमर का स्टडी हुआ था, तो आर आइसोमर तो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिवली कर रहा था, लेकिन उसमें एक दूसरा आइसोमर का मिक्सचर था जो उस टाइम पता नहीं था किसी को, उसका नाम था एस आइसोमर। अब इसने एडवर्स इफेक्ट क्रिएट शुरू कर दिए और इसके इतने साइड इफेक्ट क्रिएट हो गए, जो भी प्रेग्नेंट वुमन थी उनको प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी समस्या क्रिएट होने लगी। जो नेक्स्ट आने वाला जनरेशन था उसमें बहुत बहुत डिफेक्ट दिखाई दिए। फिर स्टमक रिलेटेड हो गया, स्किन रिलेटेड हो गया, आपके डाइजेशन क्रिएटेड हो गया, लिवर क्रिएटेड हो गया। और जो भी छोटे छोटे बच्चे का जन्म हो रहा था, वो किसी का हाथ बहुत ज्यादा, किसी का पैर बहुत छोटा, किसी का मुंह एड़ा टेढ़ा, दैट सो मेनी डिफेक्ट क्रिएट हो गए थे। तो इसके बाद फिर एक गाइडलाइन बनी 21 CFR बना, तीनों देश मिलके, अमेरिका, जापान, यूएसए बन के। तो इन्होंने एक गाइडलाइन बनाई कि भाई जब भी हम ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिक्सचर है दूसरा और जो साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी गाइडलाइन बनाई कि जब भी हम ड्रग सब्सटेंस बनाएंगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जो लोग फार्मा में सर्वाइव कर रहे हैं उनको पता है कि हम SOR नाम की टेस्ट करते, XRD की टेस्ट करते। वो इसीलिए करते कि इसमें कौन कौन से मिक्सचर है और उसका क्या क्या रोल है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, वो सारे हम टेस्ट उसमें स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो आज हम बात करने वाले 4 टॉपिक के ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक होता है स्टीरियो सेंटर क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, इनैंशियोमर क्या होता है और डायस्टीरियोमर्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं कि एग्जैक्ट कायरल कार्बन होता है क्या है। ऐसा कार्बन एटम उसके अगर बगल में सराउंड में अगर 4 डिफरेंस एटम्स ग्रुप अगर जुड़े हुए तो उसको बोला जाता है chiral carbon atoms are those atoms that four different atoms are group directly attached to this carbon atom, that is called the chiral carbon atom। अब जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है कायरलिटी। अब ये कायरलिटी क्या होती है, एनी ऑब्जेक्ट is not superimposable upon its mirror image to each other is called the chirality and those properties also known as a chirality। अगर कोई कंपाउंड कायरल है, कोई मॉलिक्यूल कायरल है, कोई ऑब्जेक्ट कायरल है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज मिरर नहीं दे रहे तो उसको बोला जाता है कायरल। और जो ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसको कायरलिटी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे बता रहा हूँ कि स्टेरियोजेनिक सेंटर क्या होता है और स्टेरियो सेंटर क्या होता है। देखो ऐसा सेंटर होता है, दोस पॉइंट ऑफ एन एटम दैट इंटरचेंज ऑफ एनी एटम सब ग्रुप एंड टू फॉर्म द न्यू स्टीरियोआइसोमर इज नोन एज स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर। ये किसी भी एटम का ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे एटम्स और ग्रुप का इंटरचेंजिंग होता है, और इंटरचेंजिंग होने के बाद हमें एक न्यू आइसोमर का क्रिएशन होता है, उसको बोला जाता है
स्टेरियोजेनिक सेंटर्स और स्टेरियो सेंटर। अब इसमें एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत कंफ्यूजन करके स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता, खासकर जो 12th बीएससी और एमएससी को आज भी उनको पल्ले में नहीं पड़ता कि भाई जितने भी हमारे कायरल कार्बन होते हैं वो सब स्टेरियो आइसोमर होते हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ऑल कायरल आइटम्स आर स्टेरियो आइसोमर बट ऑल स्टेरियो आइसोमर इज नॉट अ कायरल आइटम। जितने भी कायरल आइटम होते हैं वो स्टेरियो आइसोमर हो सकते हैं, बट लेकिन सभी स्टेरियो आइसोमर कायरल कार्बन नहीं हो सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक मेजो कंपाउंड है टार्टारिक एसिड का। अभी टार्टारिक एसिड में आप देखेंगे, अगर आप इसको स्ट्रक्चर पता होगा, बोर्ड नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। जो टार्टारिक एसिड होता है उसमें 2 कायरल सेंटर होते हैं। अभी कायरल सेंटर होने के कारण ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, सही है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है, स्टेरियो आइसोमर तो है, इसमें 2 कायरल कार्बन भी है, बट फिर भी अकायरल है। इसकी वजह है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, वो अकायरल हो जाता है। तो है एक्सेप्शन चीज याद रखिए, जितने भी कायरल कार्बन होते हैं वो स्टेरियो आइसोमर होते हैं, लेकिन सभी स्टेरियो आइसोमर कायरली होंगे इसकी गारंटी नहीं है। जैसे टार्टारिक एसिड का मैंने एग्जांपल दिया, इसमें 2 कायरल कार्बन होने के कारण, होने के बावजूद भी ये अकायरल बन गया क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि भाई इनैंशियोमर क्या होता है। इनैंशियोमर्स आर दो स्टेरियो आइसोमर इज नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर इज कॉल्ड द इनैंशियोमर। ये क्या होता है, जो सुपर इम्पोजिबल मिरर एक दूसरे के साथ ना क्रिएट करे उसको बोला जाता है इनैंशियोमर। दो स्टेरियो आइसोमर इज नॉट अ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर इज कॉल्ड द इनैंशियोमर। जो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो उसको इनैंशियोमर बोला जाता है। इसकी दूसरी खासियत होती है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या बताया मैंने इसका पॉइंट, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट हो जाना। तीसरा पॉइंट इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट होती है, और डिफरेंट होने के कारण इसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, याद रखिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको लैक्टिक एसिड का देता हूं। लैक्टिक एसिड का एक इनैंशियोमर है, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज मिरर इमेज नहीं क्रिएट कर रहे, इसलिए इसको बोला जाता है इनैंशियोमर, याद रखना। दूसरी चीज है हमारे पास डाइस्टेरियो आइसोमर। अब ये डाइस्टेरियो आइसोमर क्या होता है, जो मिरर इमेज ना दे। क्या वो बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो मिरर इमेज ना शो करे उसको बोला जाता है डाइस्टेरियोमर। और दो स्टेरियो आइसोमर आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर इज कॉल्ड डाइस्टेरियोमर। जो मिरर इमेज ना दे, याद रखिए। इसमें अभी एग्जांपल मैं बहुत सारा ले सकता था, लेकिन अभी बोर्ड नहीं है इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। अगर कहा भी डिफिकल्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो डाइस्टेरियोमर का ही सिंपल सादा मीनिंग होता है कि दो स्टेरियो आइसोमर इज नॉट अ मिरर इमेज टू शो टू ईच अदर इज कॉल्ड द डाइस्टेरियोमर। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये स्टेरियो आइसोमर तो होता है, लेकिन इसका दूसरा फिजिकल और जो प्रॉपर्टी होता है, इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ये क्या रहता है, इसकी बहुत डिफरेंस रहती है, वहां पे सिमिलर रहती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनैंशियोमर में क्या रहती है, सिमिलर रहती है, इसलिए उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है, आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण इसको हम क्रिस्टलाइजेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्रोमेटोग्राफी मदद से उसको सेपरेट आउट इजी कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, याद रखिए। और अगर एक्टिव भी है, इन केस अगर एक्टिव है तो है प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट नहीं होता है, याद रखिए, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यह होता है डायस्टेरियोमर, इनैंशियोमर और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जानकारी। कायरल कार्बन क्या होता है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है। अगर बोर्ड नहीं इसलिए मैं वर्बल इतना ही बताने का प्रयास करो जो आपको समझ में आ जाए। बोर्ड आ जाएगा तो आपको पूरा में एग्जांपल के साथ, जैसे डायस्टेरियोमर में आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 2 ब्यूटीन है। ये 2 ब्यूटीन क्या हो गया, अगर आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, आप इसका सीस फॉर्म बनाए, ट्रांस फॉर्म बनाए, ये आपको कभी मिरर इमेज शो करने वाले नहीं है। तो जो मिरर इमेज नहीं दे रहा, मिरर इमेज शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना हाथ है, अगर हाथ को आप देखेंगे और मैं अगर मिरर इमेज पे जाएंगे और इसके ऊपर अगर दूसरा हाथ रखेंगे तो आपको मिरर इमेज नहीं शो कर रहा। देख लीजिए, उंगली के ऊपर थंब आ रहा है,
अगर आप मिरर इमेज में अपना हाथ को, हैंड को देखेंगे तो वो आपका मिरर इमेज शो करा, मतलब उंगली के ऊपर उंगली सुपर इम्पोज नहीं होगी, उसको बोला जाता है काइरलिटी और काइरल्स प्रॉपर्टी। तो ये होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जानकारी। कुछ आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिए, लेकिन इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए, तभी अपना भी हौसला बढ़ेगा। सबको जय हिंद, सबको प्यारा भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।